अच्छा, क्या है कि मैग्नेटिक मिरर्स मिरर्स अच्छा, यहाँ पे इसके आज का जो हमारा ये केस है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं जो कि जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है। किसके जेड एक्सिस के अलॉन्ग है? हमारे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा जी, ये वाले, इनमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेरी करती है। तो दो बातें आपने देख ली हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की और वो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई के। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग या जेड डायरेक्शन में वेरी करती है। ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसका जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ज़ीरो होगा। मतलब जो बी थीटा है ये ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जी एक्सेस है और ये वेरी भी अलॉन्ग जी एक्सेस कर रही है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट थीटा एक्सेस के अलॉन्ग नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो वेरी करती है किसके साथ? आर के साथ। ठीक है, डेंसिटी वेरी कर रही है इसके साथ, रेडियल कंपोनेंट के साथ। अब मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए हमारे पास ये रिलेशंस हैं, डेल डॉट बी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 1/r पार्शल बाई पार्शल आर इंटू आर बी ऑफ आर बी इक्वल टू, अब इसमें यहाँ आ गया प्लस पार्शल बी जी बाई पार्शल जी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक हो गई बात? अच्छा, सपोज करें कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एट आर इक्वल टू ज़ीरो पे, हमें पता है कि उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये जो पार्शल बी जी बाई पार्शल जी है ना, जी एट आर इक्वल टू ज़ीरो इज नोन, ये हमने सपोज कर लिया है, एज्यूम क्या कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जी। देखें ना, जब आप पार्शल बाई पार्शल जी कह रहे हैं, पार्शल बाई पार्शल जी, तो ये वाली आपकी जो टर्म आ गई, ये वाली, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू जी कंपोनेंट ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और इस वाली टर्म का क्या मतलब है? द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर कोऑर्डिनेट ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये आप देखें, ये पूरी जो हमारी इक्वेशन है, ये वन जो, ये हमें क्या शो कर रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सेस के अलॉन्ग भी उसमें चेंजेस आ रही हैं, और इधर देखें तो ये हमें बता रही है कि उसका जो रेडियल पार्ट है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। जबकि
जो थीटा वाला पार्ट है इसका, इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं है और ये कंपोनेंट ही ज़ीरो है इसका, ये वाला। तो ये दो ही कंपोनेंट्स के अलांग मैग्नेटिक फील्ड है, आर और जी के अलांग, और जो वेरिएशंस आ रही हैं वो भी इन दो कोऑर्डिनेट्स के अलांग ही आ रही हैं। तो एज्यूम हमने क्या कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में जेड एक्सेस के अलांग आर इक्वल टू ज़ीरो पे जो चेंज आएगी वो हमारे लिए नाउन है, हमें पता है कि कितनी चेंज आएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर बी ऑफ आर आएगा, आर आर बी ऑफ आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 0 टू आर आर पार्शल बी जी बाई पार्शल जी एट आर इक्वल टू 0 डी ऑफ आर। ये मैंने कहाँ से लिखा ये वाला एक्सप्रेशन, ये मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, यहाँ से आप देखें कि जब आप इसमें इस टर्म को, इस वाली को दूसरी साइड ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस दूसरी वाली साइड जाके ये क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव, ये वाला और इंटीग्रल, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइड पे आर बी ऑफ आर बच जाएगा और राइट साइड पे ये आर यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है। अब मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि हमें z एक्सेस के अलांग मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है एट आर इक्वल टू ज़ीरो, ये नाउन है। जब ये नाउन है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई है, इसको मैं इससे बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रल से। तो अगर मैं इसको इंटीग्रल से बाहर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा माइनस पार्शल बी जी बाई पार्शल जी एट आर इक्वल टू ज़ीरो, और इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू आर आर डी ऑफ आर, आर डी ऑफ आर। तो अब आप सबको पता है कि इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आएगा पार्शल बी जी बाई पार्शल जी एट आर इक्वल टू 0 विथ नेगेटिव साइन, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्या चीज़, आर बी ऑफ आर। तो यहाँ से मुझे रेडियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये वाला मिल सकता है। अगर ये जो आर है इसको मैं दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दूँ, या डिवाइड कर दूँ, या आप ये देखें कि ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी ऑफ आर इक्वल टू माइनस आर बाई 2 पार्शल बी जी बाई पार्शल जी एट आर इक्वल टू 0। ये मुझे मिल जाएगा जी इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या मिल गया, जो आर कंपोनेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो मुझे मिल गया। Therefore, the variation of the magnetic field with R creates the grade B। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन, जी सर पीछे वाला पेज पे शो कर दें। जी, कुछ पूछना है इसमें? थैंक यू सर, बस हो गया, वो हो रहेगी थी इक्वेशन। अच्छा, अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आएगी ना आर के साथ साथ, अभी मैंने आपको ये बात बताई ना कि जो आर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उसमें जो चेंज आएगी उस चेंज की वजह से ग्रेड बी क्रिएट होगा, डेल बी क्रिएट होगा, ग्रेड बी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और डेल बी का क्या मतलब होगा कि पार्शल बी आर बाई पार्शल आर
इनटू आर। चूँकि ये जो चेंज आ रही है ये आर कंपोनेंट के अलॉन्ग आ रही है, इसलिए मैं इसको पार्शियल बी आर बाई पार्शियल आर लिख रहा हूँ। तो अब बी ऑफ आर की वैल्यू अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली है, वो आप यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा एट आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, और आर यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई बात? क्योंकि पार्शियल बाई पार्शियल आर है तो पार्शियल आर बाई पार्शियल आर जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए वो आर वाला जो उसकी जो टर्म थी वो कैंसिल हो गई है। अब ये जो डेल बी है, जो ग्रेड बी है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये गाइडेंस सेंटर में ड्रिफ्ट पैदा करती है। ये वाली जो चीज़ होती है ये गाइडेंस सेंटर में ड्रिफ्ट पैदा करती है, और किस वेलोसिटी के साथ गाइडेंस सेंटर ड्रिफ्ट करेगा, दैट इज़ वी डेल बी। ये हमने पढ़ा भी है, पीछे निकाला भी था कि प्लस माइनस 1/2 सर इससे पहले स्टेप दोबारा सुन। क्या हो जाएगा, आर एल वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर एंड बी क्रॉस डेल ऑफ बी। ये हमारे पास है गाइडेंस सेंटर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैंने क्या बताया आपको कि आर जो कोऑर्डिनेट है उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ग्रेड बी ये पैदा होगा, और इस ग्रेड बी की वजह से गाइडेंस सेंटर ड्रिफ्ट करेगा। तो किस स्पीड के साथ या किस वेलोसिटी के साथ गाइडेंस सेंटर ड्रिफ्ट करेगा वो ये अभी हमने लिख ली है, ये वाली। अब आप इसमें वैल्यूज़ रख लें तो ये बन जाएगा माइनस प्लस 1/4 आर एल वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ जाएगा पार्शियल बी जी बाई पार्शियल जी एट आर इक्वल टू 0। थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है तो आप इस तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, थीटा कंपोनेंट आपका आ जाएगा। अब देखें इसको हम थोड़ा सा फर्दर इन चीज़ों को देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, यहाँ तक लिख लिया सबने? मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी वी जब हो तो फोर्स कितनी होती सर है, इक्वेशन हमें 4 पता है? रिपीट करें ना सर। हाँ जी, इसमें क्या मसला है 4 में? सर इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर दें, समझा दें। इसमें आपने डेल बी की जगह ये वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली, यस सर। यहाँ फिर आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने की वजह से ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो यह क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकालेंगे जब, तो उसमें ये वाला ये आ जाएगा, इसको आपने चेक करना है। तो अब मैं आगे क्या बता रहा था आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है ना, वो आपको पता है कि वो फोर्स कितनी होती है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो तो E प्लस क्यू वी क्रॉस बी होता है। ये लॉरेंट्ज फोर्स है जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब आप इसको ज़रा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें ना तो आप आसानी से कर लेंगे कि जो आपका V होगा, V को आप कंपोनेंट्स में क्या लिखेंगे, वी आर आर प्लस वी थीटा इंटू थीटा प्लस वी जी इंटू जी, ये आ जाएगा। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में है इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास, बी आर आर प्लस बी जी जी। अब मैं सर पहले नहीं लिखा आपको हुआ स्टार्ट जी, स्क्रीन ही शो हो रही। वो शो नहीं हो सर रही, शो हो लिखा रही हुआ है। शो। शो हो रही है, आगे लिखा हुआ नहीं यार। F इज इक्वल टू क्यू, ये कुछ लिखा हुआ है सर। यहाँ से आगे नहीं लिखा हुआ ना।
हाँ जी, अब ठीक है। जी सर, जी अब बोलिए। जी ओके, सर। तो देखें ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स वी आर और आर यूनिट वेक्टर प्लस वी थीटा थीटा यूनिट वेक्टर प्लस वी जी जी यूनिट वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट्स आएंगे? टू कंपोनेंट्स हैं, बी आर और बी जी। तो स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। और एफ़ को आप क्या लिख लेंगे? एफ़ को आप लिखेंगे, इसको भी तीन कंपोनेंट्स में आप लिख सकते हैं, एफ आर प्लस एफ थीटा प्लस एफ जी इंटू जी। अब आप क्या करें, ये सारी की सारी ये वाली वैल्यू जो हैं इनको उठा के इस इक्वेशन में पुट करें। आप v की जगह ये रखें, b की जगह ये रखें, f की जगह ये रखें। तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि v क्रॉस b है, तो इसका मतलब है इस सारे का और इस सारे का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपके पास तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे टोटल। एक आर वाला कंपोनेंट बनेगा, एक थीटा वाला बनेगा, एक जी वाला बनेगा। और इसकी लेफ्ट साइड पे भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोर्स के ये वाले कंपोनेंट्स होंगे। तो फिर आप इनको इक्वेट करें बोथ साइड्स पे, आर के कंपोनेंट्स को अलग लिख लें, फोर्स का यानी आर कंपोनेंट अलग कर लें, इसका थीटा कंपोनेंट अलग कर लें और जी कंपोनेंट इसका अलग कर लें। तो जब आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के आपके पास इसके तीन कंपोनेंट्स आएंगे। जो एफ आर आएगा ये होगा क्यू वी बी बी ऑफ जेड। जो उसका थीटा कंपोनेंट आएगा एफ थीटा, ये आएगा क्यू वी जेड बी ऑफ आर माइनस क्यू वी आर बी ऑफ जेड। इसी तरह से इसका जो जी कंपोनेंट आएगा ये होगा माइनस क्यू वी बी बी ऑफ आर। तो इस तरह से ये हमारे पास तीन कंपोनेंट इसके आ जाएंगे जब आप अलग अलग करेंगे फोर्स के कंपोनेंट्स को। अब इसमें जो सर वी टर्म्स बी आप क्या है यार, कोई जी विपरीत कांस्टेंट तो नहीं है ना सर? जी क्या पूछ रहे हैं सर? ये दिस इज थीटा, क्यू वी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपकी टर्म्स हैं सर क्यू ऊपर भी वी, आता है वी बी की जगह वी थीटा। जी वो भी थीटा है, सॉरी वो मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, इसको ये थीटा आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी टर्म्स आ रही हैं क्यू वी थीटा बी जेड, क्यू वी थीटा बी जेड एक ये वाली, और क्यू वी आर बी जेड ये वाली, ये जो दो टर्म्स हैं, ये जो दो टर्म्स हैं इनमें ये जो आपका नॉर्मल जनरेशन है ना, ये जनरेट करती हैं ये दो टर्म्स। कौन सी वाली? फोर्स की एक ये वाली टर्म क्यू वी थीटा बी जी और दूसरा क्यू वी आर बी जी, ये जो दो टर्म्स हैं इनकी वजह से जायरेशन पैदा होगी पार्टिकल की किस एक्सेस के अराउंड? जो आपका जेड डायरेक्शन है उसके अराउंड, ठीक है। ये वाली, ये चूँकि जेड कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दो टर्म्स के अंदर ही आ रही है, एक पहली वाली में आ रही है और एक इसकी ये वाली जो टर्म है। तो जो जायरेशन पैदा होगी इसमें वो इन दो की वजह से आएगी, ठीक है। और ये वाली जो टर्म होगी, ये वाली मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इससे, दिस वन, ये वाली, ये जेड एक्सिस के अलांग ये टर्म वेनिश हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो जेड एक्सिस के अलांग इसकी ये वाली टर्म जो है ना, इसका सोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा, ये वैनिश हो जाती है। लेकिन जो दूसरी दो हैं मैंने जो हाईलाइट की हैं, ये दोनों पार्टिकल की जाइरेशन क्रिएट करेंगी। ये इसमें जो फारूक भाई,
ठीक है जी, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है ना? अच्छा, और अगर ये टर्म वेनिश ना हो, ये वाली, ये जो मैंने हाईलाइट की है, तो फिर ये क्या करेगी, फिर ये ड्रिफ्ट क्रिएट करेगी, और जो ड्रिफ्ट ये क्रिएट करेगी उसकी वेलोसिटी ये होगी v ऑफ f इज इक्वल 1 बाई क्यू v z b ऑफ r थीटा क्रॉस b डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्या बात की है मैंने, समझ आई है सबको कि ये दो टर्म्स जो है, ये टर्म्स क्या करेंगी, पार्टिकल की जायरेशन क्रिएट करेंगी z एक्सेस के अराउंड या z डायरेक्शन के अराउंड, जबकि ये वाली टर्म z एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो हो जाती है, वेनिश हो जाती है। लेकिन अगर ये टर्म वेनिश ना हो तो फिर ये ड्रिफ्ट क्रिएट करेगी, और उस ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली इसकी वेलोसिटी होगी। यहाँ देखें, इसमें ये यहाँ पे ये वाली टर्म ये क्या आ रही है, ये टर्म, तो इसका मतलब है ये ड्रिफ्ट जो है ये इसकी वजह से पैदा हो रही है। और इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा v ऑफ z b ऑफ r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय b। क्यू से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो b की मैग्नीट्यूड आएगी वो नीचे वाला एक b कैंसिल होके ये बच जाएगा, तो ऊपर v z b r बच जाएगा, और थीटा क्रॉस z जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, r के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। और जो लास्ट टर्म है कौन सी वाली, दिस वन, बाकी वालों को तो हमने डिस्कस कर लिया ना, मैंने हाईलाइट कर दी है बाकी सारी। ये वाली जो टर्म है, ये वाली माइनस क्यू वी थीटा बी ऑफ आर, दिस वन, ये जो है ये दिस टर्म इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं इसमें, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वाली टर्म की। इसको हम देखते हैं, इसका जो जी कंपोनेंट है इसको क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्या करेगी ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप इसको देखें, इसका जो एफ ऑफ जी है ये इक्वल है माइनस क्यू। अब मैं ये लास्ट जो टर्म हमारी बच गई थी इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वी ऑफ थीटा बी ऑफ आर को। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी ऑफ बी और पार्शियल बी जी, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, पार्शियल बी बाई पार्शियल जी। ये मैंने बी ऑफ आर की यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये जो बी आर है ना, इसकी वैल्यू मैंने पीछे जो कैलकुलेट की थी ना मैंने, आर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट की है, तो ये आ गई है। अब हम, चूँकि मैं आपसे ये बात कह चुका हूँ कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस टर्म की, हमें बहुत इंटरेस्ट है इस टर्म में, इसलिए इसको हम फर्दर एलोबरेट करते हैं थोड़ा सा आगे। मैं इस टर्म की एवरेज कैलकुलेट करता हूँ एफ ऑफ जी की ओवर वन जायरेशन, यानी एक जायरेशन पे इसकी जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। तो एफ ऑफ जी की एवरेज ऐसे लिखेंगे हम, यूँ इनके अंदर ये क्या हो जाएगी 1/2 क्यू, और ये जो वी थीटा है ना, तो वी थीटा को हम क्या कहेंगे कि माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर लिख लेंगे हम, ठीक है। सिमेट्री की वजह से, जेड एक्सेस के अलॉन्ग सिमेट्री की वजह से जो वी थीटा होगा वो एक जायरेशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा, और ये डिपेंड करेगा जो चार्ज होगा पार्टिकल का उसके साइन के ऊपर, चार्ज के साइन के ऊपर ये डिपेंड करेगा।
तो इसलिए हम ये इसको equation- सर वी इक्वेशन थीटा, 7 में वी बी है या वी थीटा है? सॉरी ये बहुत बार मिस्टेक होती है, आप इसको वी थीटा ही लेंगे, ठीक है, ये लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो ये आप इसको वी थीटा लिखेंगे, दिस इज नॉट वी एफ बी, वी थीटा। तो इसको मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर आर ऑफ एल पार्शियल बी जी बाई पार्शियल जी। क्या पुट कर दिया हमने, वी थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर, और इसके रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। क्यों किया है, क्योंकि जेड एक्सेस के अबाउट सिमेट्री होती है, तो उस सिमेट्री की वजह से जो वी थीटा है ना, वो जायरेशन के दौरान वी थीटा कांस्टेंट रहता है, वी थीटा यानी जो थीटा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है वो वाली, और वो चार्ज के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अब जाहिर सी बात है कि अगर आयन होगा तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने माइनस प्लस का साइन यूज़ किया है। यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शो कर रहा है, जबकि जो पॉजिटिव साइन है प्लस है वो आयन के चार्ज को शो कर रहा है। तो ये माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। इसकी एवरेज निकालें, निकल आएगी। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं हम। इसको मैं देखता हूँ कि ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस तो बाहर आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा क्यू वी परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा वी परपेंडिकुलर बाई ओमेगा सी और पार्शियल बी जी बाई पार्शियल जी। मैंने क्या किया है, आर एल की वैल्यू पुट कर ली है जो होती है वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो देखें वी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी की एवरेज जो आएगी आ जाएगी माइनस प्लस 1/2 क्यू सर 1 मिनट पीछे वाली पेज करें। जी। कोई इशू था इसमें? यस सर, लास्ट से थोड़ा सा रह गया था, ओके लिख लिया। बस आगे करते हैं जी। तो यहाँ भी हम आ जाते हैं इसमें, इसको ये आ जाएगा माइनस प्लस क्यू, और फिर क्या हो जाएगा वी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई वी परपेंडिकुलर, देखें तो वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू और एम बाई बी पार्शियल बी बाई पार्शियल जी। यहाँ मैंने एक और काम ये किया, ओमेगा सी की भी वैल्यू पुट कर दी, आपको पता ही होती है क्यू बी बाई एम। तो ये मेरे पास इस तरह की फॉर्म इसकी बन गई। तो अगर मैं ये मॉड हटा दूँ उसका, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी पार्शियल बी बाई पार्शियल जी। एफ एवरेज आ गई, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो पार्टिकल जायरेट कर रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा पार्टिकल है जो जायरेट कर रहा है? जी आदि। इलेक्ट्रॉन सर। सर साइन पे डिपेंड करेगा ना, अभी इलेक्ट्रॉन का है सर। देखें चार्ज पार्टिकल कर रहा है, सिंपल आपका आंसर क्या हो कि चार्ज पार्टिकल जायरेट कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो आयन है, जो भी है चार्ज पार्टिकल है, ठीक है।
तो जायरेट करने का क्या मतलब है? जायरेट करने का मतलब है कि एक पार्टिकल मोशन में है, एक पार्टिकल रेस्ट में हो, हम कहें जी पार्टिकल जायरेट भी कर रहा है, तो कोई बात बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। जब हम कहते हैं कि पार्टिकल जायरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि पार्टिकल इज इन मोशन। और कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल है। हमें पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, मूव करता है, तो उस वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जायरेटिंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और हम उस पार्टिकल का जो भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम define करेंगे। अब्दुल बासित बंद करें, आप माइक अपना म्यूट करें। अब क्या करेंगे हम कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, तो हम उसको म्यू से लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। और ये किसके बराबर होता है? 1/2 mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये म्यू है। तो अब आप ये म्यू की ये इसका मतलब है कि मेरा ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, इस सारे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? मैं म्यू पुट कर सकता हूँ इस सारे की जगह। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 को 8 में हम यूज़ करते हैं। तो 9 इन 8 इम्प्लाइज दैट क्या करेगी जी? ये हमें दे देगी एफ ऑफ जी की एवरेज इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शल बी जी बाई पार्शल जी। ये आ गया मेरे पास। या मैं अगर इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहूँ कि द फोर्स along the field lines can be written as F पैरेलल क्यों लिखा है? कि मैं लिख रहा हूँ वो फोर्स जो फील्ड लाइंस के अलांग है। ठीक है, फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है? जी डायरेक्शन है, जेड एक्सेस के अलांग है। तो इसका मतलब है अगर जेड एक्सेस के अलांग ही हम फोर्स लें तो उसको हम एफ पैरेलल लेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ माइनस म्यू पार्शल बी बाई पार्शल एस इंटू एस यूनिट वेक्टर। मैं एस को बताता हूँ कि ये क्या है, इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर एस इज द लेंथ measured along the field lines। एस जो है ना वो लेंथ है कि जो आप फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से कि जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स। बात समझ आइए मेरी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसी नहीं है। किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, किसी जगह पे वीक है। तो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो वो स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है, वीकर में भी मूव कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा पार्टिकल का वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट से वो मूव करेगा। तो अब हमें पता है कि पार्टिकल का मेस ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन में है, तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन के दौरान मेस चेंज हो जाए। होता है चेंज? नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये उस रीजन में कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ जब ये पार्टिकल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है मेस भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी कांस्टेंट। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो फिर हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं
यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 को देखें, 9 को। अगर मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये तो है ही कांस्टेंट 1/2 है, आप यहाँ से कोई रिलेशन आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यस सर। आप 1/2 को दूसरी साइड ले जाएं तो म्यू डिवाइडेड बाई 1/2, जब म्यू भी कांस्टेंट है 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो जो आएगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा। आप मेस को दूसरी साइड ले जाएं तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। और आप बी को दूसरी साइड ले जाएं तो बी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 9 से हमें ये बात पता चल रही है कि v परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा b के। ठीक है, मैं अब इसको लिखता हूं जो मैंने आपको बात बताई है। क्या बात हो गई यहाँ से? इक्वेशन नंबर 9 implies दैट v परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। ये बात जो मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, इस बात को इसको का प्रूफ भी मौजूद है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन मैं अब इतनी लंबी मैथमेटिक्स में गया नहीं हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं ये करवा भी दूँगा कि ये किस तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इक्वेशन 9 हमें क्या बता रही है? अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि v परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपने ये बात, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन अभी नजर आ रही है? यस सर, नो पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। नो सर। और मैं नजर आ रहा हूँ, नहीं आ रहा? सर आप आ रहे हैं सर नीचे। जी यस सर, आप आ रहे हैं। अच्छा, आ रहा हूँ। ओके, तो मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपनी बात को। ठीक है, बंदा थोड़ा सामने हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको फिर शायद समझ आए, वरना ये होता है कि जैसे आप रेडियो लगा दें और एक बंदा बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप ही सो जाएंगे बोर होके। आमने सामने जब बंदा होता है ना तो फिर बंदा ये है कि एक दूसरे को देख के वैसे भी ना मिजाज अच्छा रहता है, बंदा कहता है ठीक है भाई, बंदा बोल रहा है, सामने बैठा हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं है, हैं? वरना बस सोचता है क्या पता रिकॉर्डिंग लगा दी सर, इसलिए देखना इसीलिए अच्छा टीवी है। के आगे नहीं सोते और रेडियो सुन के सो जाते। सर आपकी बातों से बच्चे बोर नहीं होते सर। अच्छा, शुक्रिया जनाब। अब आप आए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। बहुत एहतियात से आपने ना अपनी कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जब पार्टिकल आपका मूव करेगा, देखें वी परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और बी क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड। सही होगी बात? एक है वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, एक है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन में होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अगर कोई पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर एक्ट नहीं होती, ठीक है, और वो पार्टिकल उसी की डायरेक्शन में आगे चलता रहता है, सेम डायरेक्शन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा करते हुए कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो अपने पाथ से कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा, वो जिधर जा रहा है वो जाता रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उस पे मैग्नेटिक फोर्स अपना इफेक्ट डालती है, उसको उसके पाथ से डाइवर्ट करवाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब पार्टिकल मूव करेगा वीक फील्ड रीजन से स्ट्रांग फील्ड रीजन की तरफ, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होगा वो इंक्रीज करेगा फास्टली, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था
कि जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सही है। तो अब क्या होगा कि आपने अभी फिर इसमें देखा एक्सप्रेशन में v परपेंडिकुलर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। इसका मतलब है कि जब वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन को देखें जहाँ उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है तो इधर v परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो उसकी ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है स्पीड का ये 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करें तो जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसकी निस्बत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या होगा? अब अगर हम देखें कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक कि v परपेंडिकुलर जितना इंक्रीज होगा v पैरेलल वाला कंपोनेंट उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है ना। यानी क्या होगा कि स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसका जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंक्रीज होता रहेगा उसका पैरेलल कंपोनेंट उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, उतने ही फास्टली ये डिक्रीज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई इनफ हो जाए, कहाँ पे? इन दी थ्रॉट ऑफ द फील्ड, यानी कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जब वहाँ पे पार्टिकल चला जाएगा तो प्रैक्टिकली उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाएगा और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप उसी की दूसरी साइड पे भी देखें, यानी ये मैंने क्या कहा कि वीक रीजन से स्ट्रांगर रीजन की तरफ एक साइड पे गया, लेकिन आप उसी की अपोजिट अगर दूसरी साइड पे देखें तो जिस तरह का आपको एक साइड के ऊपर सर स्ट्रांगर ये बात मैग्नेटिक रिपीट वाला करें रीजन सर। मिलेगा उसी तरह से आपको दूसरे एंड पे भी वो रीजन नज़र आएगा। मैं इधर सर ये इस तरह आपने का क्या जब मैग्नेटिक फील्ड होगी। इनफ हो जाए फिर क्या होगा सर? एक्सक्यूज मी सर। जी मैं रिपीट करता हूँ। ये है ऐसे। ठीक है। और ये है आपका, ये एक एक्सेस है, जेड एक्सेस है ये। तो आपने देखा कि इधर जैसे जैसे ये आपका वीक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे जैसे आपका पार्टिकल इधर मूव करेगा इस तरफ तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के करीब हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के क्लोज है ना, यहाँ पे ये, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये एक थ्रॉट है और ये पेन जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर है, तो जब पार्टिकल आपका वीकर मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता हुआ स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये है रिलेशन। उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो पैरेलल कंपोनेंट इतना ही क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये जो इसका ये वाला थ्रॉट है ना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पहुँच के प्रैक्टिकली इधर प्रैक्टिकली v पैरेलल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और v परपेंडिकुलर जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। सही होगी बात। ये इधर इधर में इधर क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैक्सिमम और पैरेलल कंपोनेंट जो है ये प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएगा। जिस तरह का थ्रॉट इस एंड पे बन रहा है इसी तरह का इस एंड पे भी बनेगा, इस वाले पे भी इधर भी बनेगा। तो दरमियान वाला जो रीजन होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगी, जबकि ये जो एंड्स हैं जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको क्लोज नज़र आ रही हैं
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, और पैरेलल कंपोनेंट ज़ीरो है। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ से पार्टिकल आगे मूव नहीं कर सकेगा, वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इससे पार्टिकल बाउंस बैक होगा दूसरी तरफ, फिर ये इधर मूव करना शुरू करेगा पार्टिकल। जब इस एंड वाले थ्रॉट पे पहुंचेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होने की वजह से इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और पैरेलल कंपोनेंट इस एंड के ऊपर भी प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो दोबारा से पार्टिकल यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इधर जाएगा। इस तरह से इस एंड पे पहुंचेगा, यहाँ से बाउंस बैक होके इधर आएगा, इस एंड पे पहुंचेगा, यहाँ से बाउंस बैक होके इधर जाएगा। तो ये इसके अंदर ट्रैप होकर रह जाएगा आपका पार्टिकल। तो ये जो दो थ्रॉट्स हैं दो एंड्स के ऊपर, ये मिरर्स के तौर पे बिहेव करेंगे। तो किस तरह के मिरर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए हम इनको मैग्नेटिक मिरर्स का नाम देते हैं। ठीक है। और रीज़न टू एंड फ्रो मोशन की मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किस वजह से होती है। ये उनके परपेंडिकुलर और पैरेलल जो कंपोनेंट्स हैं उन में जो चेंज आती है उनकी वजह से ये होती है। तो इसका मतलब है अगर पार्टिकल्स को कहीं ट्रैप करना हो किसी रीजन के अंदर, तो उसके लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा नहीं होगा तो फिर पार्टिकल ट्रैप नहीं होगा, वो एस्केप कर जाएगा। तो सर ये अब रिपीट करें सर। कौन सी बात रिपीट करूं? पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है ना सर थ्रॉट में, थ्रॉट हाँ से जी, जहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ये सर आपने जो बातें की है जरा रिपीट कर दें। हाँ मैंने कहा है कि ये वाला इसका जो एंड है यहाँ पे, इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी पैरेलल ज़ीरो हो जाएगा, भी परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ये एक्सप्रेशन हमें ये बात बता रहा है कि यहाँ चूँकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये जितना बढ़ता है तो पैरेलल कंपोनेंट उतना ही फास्टली डिक्रीज़ करता है। तो जब ये बहुत ही लार्ज हो जाएगा तो प्रैक्टिकली वी पैरेलल कंपोनेंट उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो वी पैरेलल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया है, तो अब इसका मतलब है पार्टिकल यहाँ से आगे मूव नहीं करेगा, बल्कि चूँकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बहुत लार्ज है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक डायरेक्शन में, इस एंड से, यहाँ इस जगह से, इस थ्रॉट से। तो इसी तरह से इस तरह का एक थ्रॉट दूसरे एंड पे भी होगा, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम जो मैकेनिज़्म है इसका वो होगा। तो ये पार्टिकल इन दो थ्रॉट्स के दरमियान, इन दो एंड्स के दरमियान ट्रैप हो जाएगा, और ये कभी एक एंड से दूसरे पे मूव करता हुआ जाएगा, फिर दूसरे से पहले पे, फिर इससे दूसरे पे, फिर इससे। तो ये उसके अंदर ही उसकी टू एंड फ्रो मोशंस होती रहेंगी, तो ये यहाँ से एस्केप नहीं कर सकेगा। ये बात मैंने बताई है। अब ये वाला जो मेथड है ट्रैपिंग का, ये बहुत परफेक्ट नहीं होता है ये वाला। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा पार्टिकल जिसके लिए वी परपेंडिकुलर ज़ीरो हो जाए, वी परपेंडिकुलर की अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी पार्टिकल के लिए वी परपेंडिकुलर ज़ीरो हो जाए, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। कैसे पता चला? ऐसे पता चला हमें कि मैग्नेटिक मोमेंट तो ये होता है ना, म्यू इक्वल टू 1/2 m v परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बी। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, वेलोसिटी के। तो अगर किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा? नहीं होगा, ये हमें बता रहा है यहाँ से। और जब मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स वो पार्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा। ठीक है। फर्दर अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल जो मिड प्लेन होता है, मिड प्लेन, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल ये रीजन हम ले लेते हैं, ये वाला, ये मिड प्लेन है, कि जहाँ पे इसको मैं B0 कह देता हूँ। हम कहते हैं कि ये वो रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
कम से कम है, बहुत कम है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि V परपेंडिकुलर जो है वो भी मिनिमम होगी। आप यहाँ से देख लें ना, इससे ये भी, ये हमें ये बात बता रहा है ना, V परपेंडिकुलर चूँकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रीजन के अंदर B कम है उसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मिनिमम होगा। तो अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब है कि V पैरेलल का जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होगा, फिर ये फिर मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक जितना इंक्रीज कर रहा है दूसरा उतना ही डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मिड प्लेन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है वहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिनिमम, तो दूसरी साइड V पैरेलल जो कंपोनेंट है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि अब इस रीजन में से पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है, वहाँ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी वीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसकी बेस पे हम जो ट्रैपिंग फिनोमेना है उसको हम डिस्कस कर सकें। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको डील करें। फिर हम इसके लिए फिर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह की डायग्राम एक बना देता हूँ। डायग्राम में बहुत अच्छी नहीं बना सकता, तो इसलिए जो है ना वो आपने इसको एक्सेप्ट करना है जैसी भी मैं बना लूँ। बस आपको समझ आ जाए तो ये क्रॉस और डॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और आउटवर्ड अगर हो प्लेन के तो उसको हम डॉट के क्रॉस से शो करते हैं। और ये यहाँ पे इसको मैं BM लिख लेता हूँ। BM का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वो रीजन है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और ये दरमियान वाला जो हमारा प्लेन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है। तो हमने सपोज क्या कर लिया है कि ये जो मिड प्लेन है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B0 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ मैं कहता हूँ कि जो V परपेंडिकुलर है ये V परपेंडिकुलर नॉट के बराबर है, और B किसके बराबर है, B0। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो सेंट्रल रीजन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड को B0 से शो कर दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को उसको से शो कर दिया, और इस जगह मैं कहता हूँ कि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है इसको मैं V पैरेलल नॉट से शो कर देता हूँ ये। तो जहाँ जहाँ पे नॉट आ रहा है ये इस मिड प्लेन की बात हो रही है, इसका मतलब है। अब जब ये पार्टिकल टर्निंग पॉइंट पे पहुंचेगा मूव करता हुआ, टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये थ्रॉट्स हैं, ये जहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहाँ जब ये पहुंचेगा तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि उसका जो V परपेंडिकुलर है ये हो जाता है V परपेंडिकुलर T, और V पैरेलल क्या होगा? शाबाश, कोई एक जल्दी से मुझे बता दे। जी, V पैरेलल को V किससे पैरेलल डिनोट करूं? मिनिमम हो जाएगा सर, कितना होगा? तकरीबन 0 हो जाएगा। ये 0 सर। V पैरेलल 0 हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, जहाँ से ये वापस आएगा। तो अगर तो V पैरेलल 0 ना हो तो फिर तो वापस नहीं आएगा ना, फिर तो बाउंस बैक होने का क्वेश्चन नहीं रहता। फिर इसका मतलब है कि उसके उसी डायरेक्शन में आगे जाने की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास। तो V0 जब 0 हो जाए, V पैरेलल जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि पार्टिकल की अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब मज़ीद ट्रेवल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब वो वहाँ से बाउंस बैक होगा। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब ये ऊपर वाला जो सेट बना ये मिड प्लेन के लिए बना, और ये जो सेट मैंने लिखा इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है? B इक्वल टू BM के इक्वल है। तो M का मतलब है मैक्सिमम, जो उसका ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो इनवेरियंस है, इनवेरियंस का मतलब क्या है
अभी आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज नहीं होगी, तो उसकी इनवेरियंस का डिमांड करती है हमसे द इनवेरियंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आप बेशक पास नोट कर लें, द इनवेरियंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू गिव्स क्या देगी हमें, ये देगी हमें 1/2 एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी परपेंडिकुलर टी का स्क्वायर, ये टी लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई बी ऑफ टी। किसी को कोई एतराज़? ये बी एम लिखें या बी टी लिखें, ये एक ही बात है, ठीक है ना। टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर भी टी लिख रहा हूँ कि ये टर्निंग है। तो अगर तो मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल का वीकर टू स्ट्रांगर या स्ट्रांगर टू वीकर रीजन में मूव करते हुए उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मिड प्लेन में जितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी उतना ही होगा। तो इसलिए ये मैंने इनको आपस में इक्वल रख दिया इन दोनों को, ठीक है। तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड में ना तो कोई पार्टिकल एनर्जी गेन करता है, ना ही कोई पार्टिकल कोई एनर्जी लूज़ करता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का काम होता है चार्ज पार्टिकल को अपने पाथ से डाइवर्ट करना। तो ये जो उसकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो चूँकि जो एनर्जी है वो उसकी कंजर्व रहेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमसे ये डिमांड करती है कि 1/2 एम वी परपेंडिकुलर नॉट का स्क्वायर प्लस वी पैरेलल नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी परपेंडिकुलर टी का स्क्वायर। ठीक है जी, जाग रहे हैं? यस सर। सर जाग रहे हैं। एमएससी से कोई बोले, एमएससी से सर जाग रहे हैं, इधर ही है। हाँ जी, आपकी जो अपना माइक ऑन करके ज़रा मुझे बताएं, इधर ही हैं एमएससी में? सर इधर ही है। सर सबके सब इधर है। यस सर इधर ही है। गुड गुड, जागते रहे, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा होता है। अब आप इसको समझें, ये जो मैंने लिखा ऊपर वाली इक्वेशन भी सबको समझ आ गई। ऊपर वाली का मतलब है ये किसको शो कर रहा है? ये माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे। ये शो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। और ये किसको शो कर रहा है? माइक तो ये ऊपर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। और ये नीचे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखें, चूँकि मिड प्लेन के ऊपर टर्मिनल इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का और पैरेलल कंपोनेंट भी है, दोनों हैं। जबकि टर्मिनल के ऊपर सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। पीछे मैंने लिख के आपको बताया था कि उसका पैरेलल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो आप देखें यहाँ से कुछ चीज़ें तो कैंसिल ही हो जाती हैं, 1/2 एम से कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से v परपेंडिकुलर टर्मिनल का स्क्वायर लिखना चाहूँ तो ये किसके बराबर आएगा? v परपेंडिकुलर नॉट का स्क्वायर प्लस v पैरेलल नॉट का स्क्वायर। तो इन दोनों को जो मिड प्लेन के ऊपर है इनको मैं जर्नल v नॉट का स्क्वायर कह देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख लें कि इक्वेशंस कहाँ तक हमारी पहुँची थी। क्या कि हमने लिखा था आखिरी इक्वेशन को नाम हमने क्या 11 दिया था, तो इसको मैं कह देता हूँ 12 इसको, और ये जो अभी निकली है ये है 13, ठीक है। तो यहाँ जो v नॉट है इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये उसकी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की।
अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 12 और 13 है, तो यहाँ से इनको कंबाइन करके मैं ये निकाल सकता हूँ फ्राम 12 एंड 13 हम ये निकाल सकते हैं बी नॉट बाई बी ऑफ टी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर टी का स्क्वायर, और जिस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी परपेंडिकुलर नॉट का स्क्वायर। नीचे आप ये देखें कि इक्वेशन नंबर 13 में वी परपेंडिकुलर टी का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं वी नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हमारा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इक्वेशन नंबर 14 यहाँ पे थीटा जो है ना ये शो कर रहा है दिस इज द पिच एंगल एट द मिड प्लेन, दिस थीटा इज, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज पिच एंगल कहाँ पे, एट मिड प्लेन। एट मिड प्लेन, तो ये उसका एंगल है जी। अब हम बस आखिरी हमारा ये एक 2 पॉइंट्स रह गए, हम इसको अब क्लोज करते हैं। ये जो चीज़ें निकाल ली हैं, मैथमेटिक्स हमने कर लिया ऑलमोस्ट, तो अब चूँकि इक्वेशंस बातें भी करती हैं, अब जैसे पहले वाली ने बात की थी आपसे, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो वहाँ से आपने बहुत सारी फिजिक्स डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अब अगर हम इन सब को आपस में जोड़ते जाएं तो आप देखेंगे कि पार्टिकल जिसमें थीटा की स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमें क्या करेगा, वी परपेंडिकुलर नॉट की भी स्मॉलर वैल्यू देगा, और अगर वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्मॉलर हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी स्मॉल हो जाएगा। ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये पिच एंगल, ये एंगल अगर स्मॉलर होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी स्मॉल होगा, और अगर ये स्मॉल होगा तो अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला देखें तो ये वी परपेंडिकुलर उसके ऊपर आ रहा है, तो ये स्मॉल, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट भी स्मॉल होगा, और फिर क्या होगा ऐसा होने से कि द पार्टिकल हैज़ लार्जर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केपिंग अवे। अगर ऐसा होगा तो फिर पार्टिकल के एस्केप करने की वेलोसिटी भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर सुन लें, मैं कह रहा हूँ अगर थीटा की स्मॉल होगा तो वी परपेंडिकुलर स्मॉल होगा, वी परपेंडिकुलर अगर स्मॉल होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा पार्टिकल का, और पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट जितना कम होगा इतना पार्टिकल के एस्केप करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल्स के जिनमें थीटा की लो वैल्यू होती है, या थीटा की वैल्यू लो होने का मतलब अब ये भी है कि वी परपेंडिकुलर की लो वैल्यू होती है, और ये कहाँ होता है ऐसा, वीक फील्ड रीजन के अंदर। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में जाते हैं तो वहाँ जाके वी परपेंडिकुलर की वैल्यू लार्जर हो जाती है, यानी बातें रिपीट भी हो रही हैं, पहले भी मैंने ये बातें डिस्कस कर दी हैं, अब यहाँ से फिर वही निकल रहा है कि जो हमारा मिड प्लेन है वहाँ वी परपेंडिकुलर कम है, थीटा कम है, और जब आप स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाते हैं तो वी परपेंडिकुलर का जो है ये इंक्रीज कर जाता है, ये वाला, ठीक है, और पार्टिकल वहाँ से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस आ जाता है पार्टिकल। अब जो थ्रॉट है इसका जो फील्ड लाइंस हैं अभी हमने जो देखी हैं, इसमें अगर आप बी टी को बी एम से रिप्लेस कर दें, इफ वी रिप्लेस बी टी बाय बी एम, टी का मतलब टर्मिनल था, यानी ये मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एम, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एम इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी एम, या इसको सिंपल करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
आर एम, ये कोई एक पैरामीटर हमने निकाल लिया यहाँ पे। आर वेयर दिस आर एम इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a throat and at the mid plane of the magnetic field and is known as mirror ratio। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द मिरर रेशियो। देख लें कि क्या कहा मैंने कि ये रेशियो है किस किस की? आर एम, नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एम को मैंने किसकी जगह लिखा है? बी एम बाई बी नॉट। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया कि दिस आर एम इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द थ्रॉट एंड एट द मिड प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? दिस इज द मिरर रेशियो। यानी आर एम हमारा क्या कहलाता है? ये मिरर रेशियो को शो कर रहा है ये वाला। क्लियर है जी बात? सर बस करें सर। जी बस अब थक गए हैं बहुत। आखिरी पॉइंट रह गया, सिर्फ 2 मिनट में हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आपका टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, कवर हो गया है। तो मैं ये एक स्पेस बनाता हूँ, वेलोसिटी स्पेस। अब ये रह जाएगा, कल फिर इसको डिस्कस करना पड़ेगा आगे। ये आपका है, इधर वी वाई है, दिस इज वी परपेंडिकुलर, ये इधर है आपकी वेलोसिटी, यहाँ ये आपकी वेलोसिटी है इधर, तो ये उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा और इधर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वी परपेंडिकुलर, और ये आपका इधर वी एक्स। ठीक है, तो इधर हम ऐसे लॉस कौन बना देते हैं, कौन शेप है ये इस तरह से, और ये इधर इस 16 पे किया हम। ऐसे है यहाँ ये, और इधर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला लॉस कौन, ये जो कौन बनी है इसके एंड से यहाँ तक, दिस इज थीटा एम। और थीटा एम क्या है? ये जो उसका एंगल है यहाँ पे इसके साथ। तो अब ये हमने वेलोसिटी स्पेस यहाँ पे कंसिडर किया, और यहाँ पे जो थीटा एम है, दिस इज द एंगल ऑफ कौन, और इसको लॉस कौन कहते हैं इन द स्पेस, लॉस कौन इन द स्पेस। The loss cone is independent of mass and charge of a particle and depends on the magnetic fields B naught and Bm। ये चार्ज के ऊपर और mass के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ये सिर्फ आपके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कहाँ पे, एक्सट्रीम लेवल पे, टर्निंग पॉइंट पे और मिड प्लेन पे, उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल, याद रखना है आपने, जो पार्टिकल्स इस कौन के अंदर लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उनको कन्फाइन नहीं कर सकेगी और वो एस्केप आउट हो जाएंगे। यानी ये जो लास्ट कौन है, इसके अंदर चाहे वो इधर हो या इधर हो, इसके अंदर जो पार्टिकल्स लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उनको कन्फाइन नहीं कर सकेगी और ईजिली वो पार्टिकल्स जो हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत आसानी के साथ एस्केप कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है आयंस की निस्बत। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं, नॉर्मली वो एस्केप आउट कर जाते हैं। तो ये जो आइडिया है मैग्नेटिक मिरर का, ये फर्स्ट टाइम फर्मी ने दिया था, फर्मी ने, बस अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, फर्मी ने दिया था। और क्यों दिया था इसने? ये जो कॉस्मिक रेज होती हैं उनको एक्सेलरेट करने का मैकेनिज्म जब वो डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे उसने मैग्नेटिक मिरर का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कॉस्मिक रेज आपको पता है क्या होती हैं, तो इनको एक्सेलरेट करने का उसने प्रपोज किया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जब वो बाउंस होते हैं मैग्नेटिक मिरर्स में, तो वो बार बार बाउंस होने की वजह से एक एक्सट्रीम से दूसरे से फिर पहले पे, तो ऐसा करते हुए वो एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, और अनदर एग्जांपल जो आप ले सकते हैं फॉर मैग्नेटिक डिपार्टमेंट ऑफ प्लाज्मा, वो एक तो कॉस्मिक रेज की मैंने एग्जांपल दी है, कॉस्मिक रेज की, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, वेन एलन बेल्ट जो है ना, बेल्ट्स,
कहाँ पे? अर्थ के अराउंड। ये जो बेल्ट है ना, ये भी एक एग्जांपल है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की। ठीक है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की ये एक एग्जांपल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल के ऊपर स्ट्रांग होती है और इक्वेटर के ऊपर वीक होती है। इक्वेटर पे वीक होती है, पोल्स पे स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से ये पोल्स और इक्वेटर जो होते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे नेचुरल मिरर्स बन जाते हैं, मैग्नेटिक मिरर्स बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है ये बनता है और पार्टिकल्स इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी जब आप मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट करते हैं, जब आप पार्टिकल्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप इसी तरह की कन्फाइनमेंट करते हैं कि आप मैग्नेटिक मिरर जनरेट करते हैं। वो मैग्नेटिक मिरर्स क्या करते हैं कि उन पार्टिकल्स को वहाँ पे कन्फाइन करते हैं, और जब भी एक्सट्रीम लेवल पे या एंड पे पार्टिकल्स पहुँचते हैं तो उनको वो वापस रिफ्लेक्ट करवा देते हैं दूसरे एंड के ऊपर। तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होती है उनकी, और स्केप नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब आपको ये बात पता चल गई है कि हमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसके दो एक्सट्रीम्स के ऊपर जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बहुत ज़्यादा हो जाए और वहाँ पे बाउंसिंग हो। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। अब अगर कुछ किसी का क्वेश्चन है। सर कॉस्मिक रेज वाला जो आपने एग्जांपल दिया उसको रिपीट करें।